प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जानेंगे कि जीव जनन आज कैसे करते हैं। इसका आज हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर। लगभग इससे 12 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी का सबसे लंबा चैप्टर कौन सा होता है, तो ये जीव जनन कैसे करते हैं। इससे लगभग आपका 12 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ना, इसी में से आएगा। आपको एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आसपास है ना। 60 को ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही तो आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अपने इस वीडियो साथ में अगर इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? पतिया के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो फूलों के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी। जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? शुक्रवाहिनी। ये क्या है? ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संलयन को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, तो देखिए इसमें बौना भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? तो पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो याद रखिएगा, ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। मुकुलन के द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, फूलों में नर जनन अंग कौन सा होता है? फूलों में नर जनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। तो फूलों में नर जनन अंग पूछा गया है, तो फूलों में नर जनन अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में या फिर इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन, तो द्विखंडन याद रखिएगा अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में भी होता है, इस पैरामीशियम में भी होता है, दोनों में होता है। तो कोई भी आप आंसर लगाइएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। ये अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में किस चीज़ में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन पूछा गया है, तो बहुविखंडन सबसे ज़्यादा अमीबा में होता है। किसमें? बहुविखंडन अमीबा में होता है। मतलब एक से ज़्यादा विखंडन होता है, 2 से ज़्यादा विखंडन यानी कि बहुविखंडन कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि बायोफाइलम में कौन सा भाग कायिक परिवर्धन होता है? तो कौन सा भाग कायिक परिवर्धन होता है? तो पतिया। कौन सा? पतिया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। मानव मादा की जो मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे? फैलोपियन नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब। बोलिए, बात एक ही हुआ। तो फैलोपियन नलिका में आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मादा माना का निषेचन कहाँ होता है? संपूर्ण होता है फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक परिवर्धन किस में होता है? तो तने के द्वारा पुदीना में, हल्दी में, अदरक में या फिर इनमें से सभी में। तो तना के द्वारा, देखिए तना के द्वारा कायिक परिवर्धन पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी, अदरक में, यानी कि इनमें से सभी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, खंडन द्वारा प्रजनन होता है। खंडन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में
या फिर कौवे में। खंडन द्वारा प्रजनन, खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो खंडन के द्वारा जनन सिर्फ सितारा मछली में होता है। किसमें? जो चमकती है मछलियाँ, यानी कि सितारा मछली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कायिक परिवर्तन संभव है? कायिक परिवर्तन संभव है जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पतिया के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो कायिक परिवर्तन याद रखिएगा उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। किसमें? जड़ भी आता है, तना भी और पत्ती भी, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कायिक परिवर्तन तीनों के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कि तने पर अपस्थानीय कलियां पाई जाती है? पुदीने में, आलू में, बायोफिल्म में, इनमें से सभी में। जो तने पर स्थानीय कलियां पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो याद रखिएगा आलू में। किस में? आलू में। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है? कि मुकुलन के द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा किस में होता है प्यारे बच्चों? तो मुकुलन के द्वारा याद रखिएगा हाइड्रा में क्या होता है? लैंगिक, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन किस में? तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है? अलैंगिक जनन के द्वारा मुकुलन किस में होता है? तो ईस्ट में। किस में? ईस्ट में। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका कौन हो जाएगा? शुक्रवाहिका। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है परागकोश में होता है? परागकोश में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो परागकोश में हमेशा परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? मादा युग्मक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग क्यों होता है? जो एड्स बीमारी है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये आखिर क्यों होता है? तो असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी से, विटामिन की कमी से, पोषण की कमी से। तो देखिए, ना खून की कमी से होता है, ना ही विटामिन की कमी से, ना ही पोषण की। ये क्या होता है? असुरक्षित यौन। हम लोग किसी से भी क्या कर लेते हैं? यौन संबंध बना लेते हैं, किसी से भी रिलेशन बना लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है? हम लोग को मतलब एड्स की बीमारी हो जाता है। तो इसलिए असुरक्षित यौन संपर्क हम लोग को नहीं करना चाहिए कभी भी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पंखुड़िया का रंग अधिकतर कैसा होता है? पंखुड़िया का रंग अधिकतर कैसा होता है? पीला होता है, हरा, लाल या फिर सफ़ेद? तो पंखुड़िया का अधिकतर रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? हरा होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग है जो फल में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या फिर बीज? तो फूल का कौन सा भाग है जो क्या होता है? फल में बदल जाता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, अंडाशय क्या होता है? जो फल में बदल जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं, ठीक है ना? पंकुर जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 24 नंबर, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है? एकल जो जीव होते हैं उसमें प्रजनन की विधि कैसी होती है? खंडन प्रजनन होता है, विखंडन होता है, बीजाणु समांगन होता है या फिर इनमें से सभी होता है? तो एकल जो जीव होते हैं उनमें प्रजनन की विधि कैसी होती है? तो उनमें क्या होता है? खंडन भी होता है, विखंडन भी होता है, बीजाणु संघन भी होता है या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा? सभी होता है, सभी होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 25 नंबर के लैंगिक जनन में आवश्यक होता है? लैंगिक जनन में क्या आवश्यक होता है? तो लैंगिक जनन में केवल नर जनन तंत्र होता है या फिर केवल स्त्री जनन, नर स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो लैंगिक जनन में याद रखिएगा क्या होता है
कि नर जनन भी होता है और मादा जनन भी, यानी कि ये और मतलब कि नर और स्त्री दोनों होते हैं। नर जनन तंत्र तथा स्त्री जनन तंत्र दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग कहलाता है? नर जनन भाग, स्त्री जनन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तब पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग कहलाता है? तब पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? नर जनन भाग। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों में यौनारंभ लक्षण है। यौनारंभ के लक्षण कब है? दाढ़ी और मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियां में उभार आना, इनमें से सभी। तो पुरुषों में यौनारंभ का लक्षण कब होता है? यौनारंभ कब होते हैं? तो याद रखिएगा, दाढ़ी एवं मूछ का भी उगना, कंठ का भी फूटना, मांसपेशियां में उभार लेना, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी जब आ जाते हैं, सभी मतलब जब हो जाता है तब जाकर क्या होता है? पुरुषों में यौनारंभ की शुरुआत हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण कब होते हैं? स्तनों की वृद्धि के टाइम, या फिर नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, इनमें से सभी। तो स्त्रियों में यौनारंभ का लक्षण कब पाया जाता है? तो इनमें भी क्या हो जाएगा? सभी। ये तीनों पाया जाता है। जब तीनों हो जाता है तभी भी स्त्री में क्या होता है? यौनारंभ का लक्षण शुरू होता है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मनुष्य में नरजनन अंग निम्नलिखित में कौन है? मनुष्य में नरजनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? वृक्क है, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, या फिर इनमें से सभी। तो मनुष्य में नर जनन का बात पूछा गया है। तो मनुष्य में नर जनन का भाग कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वृक्क भी हो जाएगा, शुक्रवाहिका भी हो जाएगा, मूत्रमार्ग भी, यानी कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कि शुक्राणुओं का मोचक कहा जाता है, मोचन कहा जाता है। शुक्राणुओं का मोचन किसे कहा जाता है? अधिवृषण को, शुक्रवाहिका को, वृषण को, शुक्राशय को। शुक्राणुओं का मोचन किसे कहा जाता है? तो शुक्राणुओं का मोचन हम लोग किसे कहते हैं? शुक्रवाहिका को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? शुक्रवाहिका को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका आधा क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है ना? हाफ क्वेश्चन क्या हो गया प्यारे बच्चों? हाफ क्वेश्चन आपका डन हो गया। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिनसे वो भी अपना क्या करें, बायोलॉजी में यानी कि साइंस में अपना दबदबा बनाए रखे, अच्छा रिजल्ट लाए। तो आइए अब आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? स्त्री में अंडाशय की संख्या पूछा गया है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, स्त्री में कितना होता है? तो स्त्री में अंडाशय की जो संख्या होती है वो 2 गो होता है। कितना होता है? 2 गो होता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, युग्मक बनते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य में जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उस टाइम क्या बनता है? तो उस टाइम युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज। ऑप्शन सी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? युग्मनज। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, कि वृक्क में बने शुक्राणु संचित होते हैं। जो वृक्क में बनते हैं शुक्राणु वो संचित होते हैं। शुक्राणु शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। वृषण में जो बने शुक्राणु होते हैं वो संचित होते हैं। कैसे संचित होते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? तो याद रखिएगा अधिवृषण में। किसमें? अधिवृषण में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अधिवृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, वैसे परिवर्तन जो जीवों को नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत, या फिर परिवर्तन। तो वैसे जीव क्या कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन जीव जो नियंत्रित से बाहर होते हैं। तो नियंत्रित से बाहर जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? निकेत कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, एकलिंगी पुरुष का उदाहरण क्या है?
एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता है, सरसों, उड़हल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प कौन से हो जाएंगे? तो एक लिंगी पुष्प हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पपीता क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, पपीता आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? जो मानव जनन जनन अंग होता है वो कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि परिपक्व यानी कि क्रियाशील हो जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है कि 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो मानव जनन अंग के किस आयु में परिपक्व होते हैं? जो जनन अंग होते हैं कितने आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं? तो याद रखिएगा 18 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं, ये परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? तो 37 का आप सही जवाब बताइए कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर इनमें से सभी नहीं? इनमें से सभी। तो शुक्राणु किसका भाग है? नर जनन तंत्र का भाग होते हैं। तो नर जनन तंत्र में भाग कौन से हो जाएंगे? तो वृषण ये क्या है? नर जनन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा मतलब पूरा पूरा जोड़ा किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष एवं स्त्री दोनों में या फिर किसी में भी नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा मतलब पूरा पूरा जोड़ा किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस पुरुष एवं स्त्री दोनों में। किसमें? पुरुष एवं पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो सिर्फ स्त्री में। किसमें? स्त्री में। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 39 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक परिवर्धन, बीजाणु समांग्य, मुकुलन या फिर विखंडन? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? तो हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि है निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुलन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, पुष्प में कौन सा भाग परागकण बनाता है? परागकण, पुष्प के द्वारा कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो आपका ऑप्शन ए है बाह्य दल, पुंखड़ी, पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। परागकण कौन बनाता है? तो परागकण कौन बनाता है? पुंकेसर ही बनाएगा ना। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा पुंकेसर। अगला प्रश्न है 41 नंबर, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर में अंगूर के कृषि के किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? जैसे कि गन्ना हो गया, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि के, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का? तो इनमें कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कायिक विधि के। कायिक है ना, इसका आप थोड़ा सा जो रोप दीजिएगा ना, जैसे गन्ना का थोड़ा सा एक भाग रोप दीजिएगा, गुलाब का, अंगूर का, तो ये क्या होता है? लग जाया जाता है। यानी कि कायिक विधि का, है ना, पौधे के कायिक अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? कायिक परिवर्धन कहलाता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा कायिक परिवर्धन। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना निर्माण करता है, जिसे कहते हैं थैलेनुमा। जैसे थैली का एक क्या करता है? संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ग्रीवा, योनि, गर्भाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो थैली के जैसे एक रचना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय, जिसमें क्या भ्रूण का क्या होता है? पालन पोषण निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के कौन से अंग से बच्चे को पोषण मिलता है? भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को या फिर शुक्राणु को? तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? भ्रूण को। किसको मिलता है? तो आपका निम्नलिखित में से ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइएगा माँ के रुधिर से किसको पोषण मिलता है? तो भ्रूण को। किसको? भ्रूण को। जो बच्चा होता है उसी को क्या मिलता है? माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, भ्रूण से। अगला प्रश्न है 44 नंबर
कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का कितना समय होता है? 9 माह, 10 माह, 12 माह या फिर 8 माह। तो मानव मादा में याद रखिएगा, मानव में गर्भकाल का जो समय होता है वो 9 महीना होता है। कितना? 9 माह होता है। याद रखिएगा कितना माह? तो 9 माह होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, ऋतु स्राव या फिर रजु धर्म का समय होता है। ऋजु स्राव या फिर रजु धर्म का जो समय होता है वो कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन या फिर 5 से 11 दिन। तो ऋतु स्राव या फिर रजु धर्म का जो समय होता है वो कितना दिन का होता है? तो 2 से 7 या फिर 8 दिन, ठीक है ना? 2 से 7-8 दिन के आसपास ऐसे ही होता है, जो जिसको मतलब हाँ, ये क्या होता है, ऋतु स्राव या फिर रजु धर्म का जो समय होता है वो 2 से 8 7-8 दिन का ये समय चलता है। आइए आगे देखते हैं, निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मक में क्या बनता है? युग्मनज में क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, खून का थक्का या फिर इनमें से सभी। निषेचन क्रिया के पश्चात, निषेचन क्रिया के पहले युग्मनज में क्या बनता है? युग्मनज में क्या बनता है? तो क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण, यानी कि बच्चा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है? अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन, डायफ्राम, निषेचन या फिर भ्रूण। तो अपने जैसे जीवों जैसे संतानों की उत्पत्ति करना, उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन के द्वारा, जनन क्रिया के द्वारा ये तो क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि संतान का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि जनन कितने प्रकार से होता है? जनन कितने प्रकार के होते हैं या फिर जनन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या फिर 1 प्रकार से। तो जनन याद रखिएगा कितने प्रकार से होते हैं? तो केवल 2 प्रकार से, सिर्फ 2 प्रकार से ही जनन होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि कौन सी हो जाएगी? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो इनमें से अलैंगिक जनन की विधि पूछा गया है। तो अलैंगिक जनन की विधि देखिए, विखंडन भी हो जाएगा, मुकुलन भी हो जाएगा, बीजाणु जनन भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में सभी क्या हो जाएंगे? अलैंगिक जनन की विधि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? जनक के शरीर से क्या निकलती है? कलिका निकलती है। तो मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में या फिर बीजाणु जनन में। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार की? तो मुकुलन विधि के द्वारा क्या होती है? शरीर से मतलब जनक के शरीर से क्या करती है? कलिका निकलती है। तो मुकुलन में हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर कि परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में प्राय क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है दलपुंज, बाह्य दलपुंज, परागकण, स्त्रीकेसर। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि परागकण में क्या पाए जाते हैं। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो परागकण में हमेशा हम लोग परागकण ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण में परागकण ही पाया जाता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। तो स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? जो आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान या फिर प्रागनली। पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? परागकोश कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है?
निषेचन की क्रिया कौन से जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन की जो क्रिया होती है कौन से जीव में मुख्यतः प्रायः निषेचन की क्रिया कौन से जीव में होती है? याद रखिएगा पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। किसमें? तो पुष्पी पादप होते हैं और जंतुओं में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है, दीवारें बनाती हैं, क्या बनाती हैं? फूल, फल, बीज या फिर भ्रूण। निषेचन के फलस्वरूप जब निषेचन की क्रिया होती है तो अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? फल का निर्माण करती है। किसका? तो फल का निर्माण करती है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। जो बीजांड की दीवारें होती है वो मोटी होकर क्या बनाती है? तो मोटी होकर क्या बनाती है? ऑप्शन ए है फल, बीज, बीजाणु या फिर भ्रूण। तो बीजांड की जो दीवारें होती है वो मोटी होकर बीजाणु बनाती है। क्या बनाती है? बीजाणु बनाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? मतलब सिर्फ पुरुष के अंग में ही पाया जाता है। तो फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका या फिर परिपक्व फुटक। तो निम्नलिखित में कौन पुरुष जननांग अंग है? तो पुरुष यानी कि पुरुष में यानी कि नर जनन अंग में पाया जाता है। तो शुक्रवाहिका क्या होता है? शुक्रवाहिका क्या होता है? ये पुरुष जनन अंग का एक भाग होता है। क्या होता है? पुरुष जनन अंग का एक भाग होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जब नर युग्मक और मादा युग्मक जाके मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट, अंडाणु, शुक्रवाणु, व्रीहि। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं आपस में तो उसके संयोजन को क्या कहते हैं? तो जाइगोट। क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? जो एक परिपक्व अंडाणु होता है वो कौन से दिन क्या होता है कि बाहर निकल जाता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या फिर 30वें दिन। तो स्त्रियों में मासिक चक्र में परिपक्व जो अंडाणु होता है वो कितने दिन के बाद बाहर निकलता है? तो 14वें दिन। कितने? 14वें दिन के बाद वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन के द्वारा संचारित रोग नहीं है। एड्स, कुनोरिया, सिफिलिस या फिर टाइफाइड। जो लैंगिक जनन के द्वारा क्या है? संचारित नहीं है। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन के द्वारा कौन सा रोग संचारित नहीं है? तो टाइफाइड। निम्नलिखित में से टाइफाइड ही है जो जो क्या है? लैंगिक जनन के द्वारा संचारित नहीं है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। कितने? 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 60 ये ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से क्या 12 से जो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इसी चैप्टर से आपको बनेंगे। तो इसी में से आपका पूछा जाएगा। बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए तो हम 60 को क्वेश्चन बना के लाए हैं, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप कहीं दूसरे जगह पढ़ेंगे ना तो इसमें इस चैप्टर से जो जीव जनन कैसे करते हैं इससे 20 से 25 को क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है? आपको बुलिया दिया जाता है कि हाँ 20 को से 25 को याद कर लीजिए, क्वेश्चन इसी में से लड़ेगा। पर लड़ता कैसे? बाहर से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए हम क्या किए? 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना के लाए हैं। कितना? 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना के लाए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपको किसी भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 85 398 85 398 71 728। आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है इस पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं? डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और एक बात कि आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में लेना होगा तो आपको उस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करना होगा जिससे कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप क्या कीजिएगा? इस वीडियो के
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक रहता है। उस पर आप ज्वाइन, उस पर क्लिक करके आप चले जाइएगा, डायरेक्ट आप हमारे चले जाइएगा व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे पास मैसेज सेंड कर देना है। फिर हम इधर से एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर आपको इस सभी का PDF नोट्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी, मतलब फ्री में, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरी नहीं है। तो आप सभी PDF नोट्स ज़रूर से लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।